हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ के बारे में देखा हुआ था, जिसमें हमने अलग अलग कंडीशन के बारे में देखा हुआ था। जैसे हमने बात किया था कल के लेक्चर में, यानी अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि वन एंड कैसा है, हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंट अगेन रोटेशन, एंड अदर एंड क्या है, हिल्ड इन पोजीशन बट नॉट रेजिस्टेंट अगेन रोटेशन। यानी एक हिंज है और एक फिक्स है। उस कंडीशन में हमने एल इफेक्टिव की वैल्यू 0.7 एल देखा हुआ था। अब ऐसे ही हमने डिफरेंट कंडीशंस को लेके हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोगों ने इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ध्यान देंगे कौन सी मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। जैसे एसी क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट। हम जहाँ पे भी एसी आएगा वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि एरिया ऑफ क्या है, कंक्रीट है। अगर एएससी आएगा तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है। और सिग्मा सीसी अगर आएगा तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट कंक्रीट इन कंप्रेशन, डायरेक्ट कंक्रीट इन कंप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट क्या है, कंप्रेशन में है। ध्यान देंगे हम इन टर्म्स को। इसके बाद अब हम यहाँ पे अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ध्यान देंगे। अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है कि अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डायरेक्ट हमारी कंप्रेशंस की वैल्यू जो है वो क्या है, कंक्रीट इन कंप्रेशन। अगर डायरेक्ट कंक्रीट इन कंप्रेशन की बात करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू है अलग अलग ग्रेड के लिए। जैसे M15 है, M20 ग्रेड है, M25, M30, M35, M40। इनके लिए डायरेक्ट कंप्रेशन, अगर कंक्रीट इन कंप्रेशन की वैल्यू क्या है, M15 के लिए 4 है, M20 के लिए 5 है, M25 के लिए 6 है। यानी ये क्या है, वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट कंक्रीट इन कंप्रेशंस की वैल्यू अलग अलग ग्रेड के लिए कितनी होती हैं। फिर हमने कहा कि सिग्मा या सी, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस, सिग्मा तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। ध्यान देंगे अब इसके लिए क्या है, ग्रेड अलग अलग, स्टील की अलग अलग ग्रेड है। उसके लिए सिग्मा एससी की वैल्यू अगर एफ 250 है तो उस केस में सिग्मा एससी की वैल्यू 130, एफ 350 में हम कितना लेंगे, 130 लेंगे सिग्मा एससी की वैल्यू। यानी स्ट्रेस इन स्टील कंप्रेशन में हमने देखा कि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग सिग्मा एससी की वैल्यू हमारे पास है 190। अब हमने क्या कहा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है ये लेक्चर, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शॉर्ट कॉलम अगर है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है, यानी शॉर्ट जो कॉलम है वो उस पर कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितना लोड को क्या कर सकता है, कॉलम लोड को बियर कर सकता है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी P बराबर सिग्मा सीसी, यानी स्ट्रेस किस में, कंक्रीट में, इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। यानी हमने क्या कहा कि ये जो स्ट्रेस और एरिया ये दोनों किसका है, ये कंक्रीट का है, और स्ट्रेस और एरिया किसका है, यानी हमने कहा कि लोड कैरिंग कैपेसिटी का निकालेंगे तो स्ट्रेस और एरिया जो कंक्रीट का है, स्ट्रेस और एरिया जो हमारा स्टील का है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे तो वही हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। ध्यान देंगे एजी, यानी यहाँ पे हमने देखा कि ग्रॉस एरिया क्या होता है कि एसी यानी जो हमारा कंक्रीट का एरिया है प्लस एएससी यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो हमें एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एरिया में से एरिया जो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन होता है उसे हम घटा देते हैं तो एसी निकल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है अगर हमारे न्यूमेरिकल में तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब यानी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि AC, ध्यान देंगे AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, AG, यानी ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी P बराबर हो जाता है सिग्मा सी सी। अब AC की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AG माइनस ASC, यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन माइनस ये जो AG माइनस है ये AC के बराबर है, तो AC की वैल्यू की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं प्लस सिग्मा SC इंटू ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। तो हमने ये देखा कि अलग अलग जैसे कितना रजिस्ट कर पा रहा है, यानी कितना स्ट्रेस और एरिया है हमारा कंक्रीट का, और कितना स्ट्रेस और एरिया है स्टील का, इन दोनों का अगर हम समेशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए। यानी ये कंडीशन किसके लिए है, शॉर्ट कॉलम के लिए है। अगर हमें सेम लॉन्ग कॉलम का अगर निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें लॉन्ग कॉलम का निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये SSC JEE का नोट्स है, आप समझें कि ये SSC JEE के लेवल का है, ये डिप्लोमा में तो काम करेगा ही, आपके SSC JEE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि लॉन्ग कॉलम के लिए जो P क्या था हमारा, लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी लॉन्ग कॉलम पे कितना लोड को बियर करेगा कॉलम हमारा, वो हमारा लोड कितना होगा, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी बराबर CR ब्रैकेट में सिग्मा CC इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन एरिया प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। अब हमने कहा कि ये CR क्या है, CR हमारा रिडक्शन फैक्टर है, ध्यान देंगे। तो रिडक्शन फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, CR बराबर 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे कंपटीशन में कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और हमेशा ये इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो जो हमारा रिडक्शन फैक्टर है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये CR अगर हमें निकालना है लॉन्ग कॉलम के लिए तो हम 1.25 माइनस L इफेक्टिव, यानी जो इफेक्टिव लेंथ है, अपॉन 48B, या तो इससे या फिर 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 160 R मिनिमम। ठीक है, अब ये R मिनिमम हम कितना लेके चलते हैं, D/4, जो डाया होती है R मिनिमम अगर हम क्या बात करते हैं D/4 होता है, या फिर अगर हम निकालना चाहें तो हम √I मिनिमम अपॉन एरिया से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर्कुलर के लिए, कॉलम के लिए, तो R मिनिमम कितना होगा, √I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो जाएगा, तो π/64D⁴ बाई एरिया कितना होता है π/4D², तो इसे हम काट देंगे तो ये कितना आएगा D/4 के बराबर आता है सर्कुलर के केस में। तो CR बराबर 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाई 40D, हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी कितनी फार्मूला बन के आती है, निकल के आती है कि CR की वैल्यू दूसरी जो होगी हम निकाल सकते हैं 1.25 माइनस L इफेक्टिव बाई 40D, यानी 40D। अब हमने क्या कहा कि ये तो हमने निकाल लिया। अब कुछ क्लॉज हैं जो IS 456/2000 में यूज़ किए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देंगे कि ये SSC JEE का नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, इसी से यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, और आपके डिप्लोमा लेवल में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो बहुत है ही। तो जैसे कॉजेज ऑफ, यानी क्लॉज जो हम बात करें IS 456/2000 की, इसमें हम क्या करने वाले हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम एज मेन रेनफोर्समेंट बराबर कितना है, 0.8% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया। यानी हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम मैक्सिमम जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कितना परसेंट करते हैं, हम यहाँ पे 8% तक करते हैं टोटल ग्रॉस एरिया का। अब हमने क्या कहा, जैसे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम एज मेन रेनफोर्समेंट, तो हम क्या करते हैं 4% प्रोवाइड कराते हैं कॉलम के केस में, जब लैप आर प्रोवाइडेड, जब लैप्स होते हैं, यानी जैसे एक रेनफोर्स्ड है, अब हमें एक और बिछाना है तो हम क्या करते हैं, दो को इसको बढ़ा देते हैं, ये लैप कर रहा है, ये लैप कर रहा है, इसी को हमने क्या कहा, जैसे एक सरिया है, अगर दूसरे सरिया को हमें जोड़ना रहता है तो हम थोड़ा सा चढ़ा के करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, लैप। तो अगर वैसा कंडीशन है तब तो 4%, अगर लैप्स नहीं है, अगर लैप्स आर नॉट प्रोवाइडेड तो हम 6% क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड को प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद मिनिमम
नंबर ऑफ मेन बार फॉर स्क्वायर यानी ऑफ 5 रेक्टेंगल। ये ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे फॉर स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल अगर है तो 4 हम प्रोवाइड करते हैं, और सर्कुलर में यानी स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगुलर के लिए 4 और सर्कुलर के लिए क्या है, यानी हमारा अगर कॉलम स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है तो कम से कम 4 बार हम यानी छड़ प्रोवाइड करेंगे वर्टिकली, और सर्कुलर अगर कॉलम है तो वहाँ पे हम 6 बार को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये मिनिमम है, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेन बार इतने बार होने चाहिए। अगर शेप हमारा कॉलम का स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है तो 4 बार मेन रहेंगी हमारी, जो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और सर्कुलर अगर कॉलम है तो 6 बार से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने क्या कहा कि मिनिमम डाया ऑफ मेन बार ऑफ कॉलम 12 mm, यानी जो वर्टिकल हम क्या करने वाले हैं, मेन बार को प्रोवाइड करने वाले हैं कॉलम के अंदर, वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पेसिंग, ध्यान देंगे, स्पेसिंग ऑफ मेन बार लॉन्ग द पेरिफेरी, यानी हमने देखा यहाँ पे कि मिनिमम कितना स्पेसिंग होनी चाहिए मेन बार के, यानी मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए मेन बार का। तो देखेंगे यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड बकलिंग ऑफ मेन बार, ये हमने कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में। फाई ऑफ ट्रांसवर्स यानी जो डाया है रेनफोर्स की, फाई यानी टेंशन में, ध्यान देंगे तो फाई मिनिमम यहाँ पे बाई 4 और 6 mm, ये बाई 5 mm, यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो 6 mm था ये पहले के कोड में था, जिसको रिवाइज्ड करके IS 456 1978 में कितना था, ये 5 था, लेकिन जब फिर रिवाइज्ड किया गया तो ये 6 mm है। इसमें जो भी बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, डाया होगा। तो अब हमने क्या कहा कि स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्स्ड, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, जैसे हमने क्या कहा 16 मेन, यानी 16 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जर मेन बार, या फिर लिस्ट लेटरल डायमेंशन निकालेंगे 300 mm या 48 5T, यानी 48 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्स्ड। इन सारों में जो हम ये देखेंगे कि हमारा जो सबसे मिनिमम होगा वही स्पेसिंग को हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखा। अब हम यहाँ पे अगला बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सर्कुलर कॉलम, यानी सर्कुलर कॉलम का एनालिसिस अगर हम करें तो इफ़ सेपरेट रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड, यानी अलग से अगर हम रेनफोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो शॉर्ट कॉलम के लिए, तो P बराबर क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बराबर सिग्मा CC इंटू ASC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। लॉन्ग कॉलम के लिए क्या था, अभी हम लोगों ने देखा पीछे कि P इज इक्वल टू CR सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। ये फॉर्मूला लगा के हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को निकाल लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इफ़ हेलिकल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 5%। जब इसमें क्या होता है, हेलिकल जब रेनफोर्स प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें 5% स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे, हमने क्या कहा कि इसमें स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, कितना, 5%। अब हमने ये कहा कि इसमें जो शॉर्ट कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, P इज इक्वल टू 1.05 ब्रैकेट में सिग्मा CC इंटू ASC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC। लॉन्ग कॉलम के लिए हम यहाँ पे CR क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.05 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं CR से और सेम वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। और जो हम फाई यूज़ करते हैं, फाई मेन जो हमारा मेन बार होगा को 4 से भाग देते हैं, या 6 mm जो भी बड़ा होगा उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने कहा कि जो DG है यानी ग्रॉस डाया है, डाया ऑफ ग्रॉस रेनफोर्समेंट, इसे हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा DG यानी ग्रॉस जो डाया होता है -2 इंटू नॉमिनल कवर। तो ये एक चीज़ ध्यान देंगे कि सर
कॉलम के लिए नॉमिनल कवर कितना लेके चलते हैं, तो हमने कहा 40 mm, 40 mm कवर हम क्या करते हैं लेके चलते हैं या कंसीडर करते हैं किसके केस में, हम सर्कुलर कॉलम के केस में, ठीक है ना। यानी कॉलम के केस में जो हमारी नॉमिनल कवर होती है वो 40 mm होती है। तो डीजे जो हमारा ग्रॉस डाया है -80 कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है हमारा डाया। अब हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है वो है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जितने भी हमने आज फॉर्मूले को देखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको सेपरेट तरीके से एक बार डिज़ाइनिंग प्रोसीजर को बता दूंगा कि कैसे कैसे हमें डिज़ाइन प्रोसीजर को फॉलो करना है इन द केस ऑफ कॉलम के केस में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।